1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उपबंध नहीं किया गया था। डी ऑप्शन। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। कहने का तात्पर्य, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था यहाँ पर, ठीक है, नहीं किया गया है। तो ये नहीं किया गया उपबंध पूछा गया है, तो यही नहीं किया गया, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। बाकी आपके ये जो ए बी सी हैं ये बिल्कुल होंगे इसमें, ठीक है। तो ये इनको भी देख लेते हैं। देखिए, इसने युद्ध और शांति से संबंधित मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी से सर्वोपरि बनाया, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी को बॉम्बे और मद्रास से सर्वोपरि बनाया, ठीक है। गवर्नर जनरल और उनके काउंसलरों की पदावधि 5 वर्ष नियत की गई थी। कितने वर्ष? 5 वर्ष, ठीक है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस स्थापित किया गया था, ये भी ठीक है। तो एक बार इसको देख लेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी पर निमंत्रण तो दिया गया, परंतु बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसियों के उत्तराधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं दिया गया। उनकी नियुक्ति का अधिकार अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही था। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी ऑप्शन। इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार को भारत सरकार से ऊपर बनाए रखा। इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार को भारत सरकार से ऊपर बनाए रखा था, सही नहीं है। तो ये वाला आंसर सही नहीं है, ठीक है। बाकी ये गोलमेज परिषदों का परिणाम था, ठीक है। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना को उपबंध किया गया था 1935 वाले में, ये भी ठीक है। इसमें प्रांतीय स्वतंत्रता का उपबंध समाविष्ट किया गया था 1935 वाले में, तो ये भी ठीक है, ओके। लेकिन नहीं पूछा है तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार को कम करने और भारत में अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का प्रयास किया गया था। इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार को भारत से ऊपर बनाए रखा, गलत है, ठीक है। सो आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस अधिवेशन है और अध्यक्ष है यहाँ पर। तो कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष, तो लाहौर अधिवेशन 1909 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1909 में हुआ था और इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ था। बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। बांकीपुर अधिवेशन 1912, इसके रघुनाथ सिंह मुदोलकर थे। मद्रास अधिवेशन 1914 भूपेंद्र नाथ बोस इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो सभी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा लाहौर वाला 1909 में मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। किसने नासिक में भोसला मिलिट्री स्कूल शुरू किया था? भोसला मिलिट्री स्कूल किसने शुरू किया? भोसला, तो BS मुंजे ने, ठीक है, BS मुंजे ने। नासिक में भोसला मिलिट्री स्कूल की जो स्थापना है 1927 में ईस्वी में BS मुंजे, बालकृष्ण शिवराम जी मुंजे ने किया। उनका उद्देश्य भारतीय युवाओं में सैन्य भावना और देशभक्ति को प्रोत्साहित करना। डॉक्टर मुंजे ने 1935 में नासिक में सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया और 12 जून 1937 को भोसला मिलिट्री स्कूल भी शुरू किया, ठीक है। तो सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी का भी गठन BS मुंजे ने, इनका नाम है बालकृष्ण शिवराम जी मुंजे, ठीक है। आगे देखें। पंडित मदन मोहन मालवीय से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पहली घटना से शुरू करते हुए कालक्रम में आपको विकसित करना। सबसे पहले ये ऑप्शन में दिया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। आगे दिया है कांग्रेस राष्ट्रवादी दल, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की रचना। फिर अंग्रेजी अखबार द लीडर की स्थापना। इलाहाबाद में हिंदू बोर्डिंग हाउस की स्थापना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, एक एक करके देख लेते हैं। इलाहाबाद में हिंदू बोर्डिंग हाउस, हिंदू छात्रावास की स्थापना, ठीक है, 1903 में की थी इन्होंने, मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। अंग्रेजी अखबार द लीडर की स्थापना 1909 में की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की। कांग्रेस राष्ट्रवादी दल की रचना 1934 में की। तो ये सब ऐसे करके याद रखना। किसी कर्मचारी के मजदूरी संध्याय अधिनियम 1936 के उपबंध के अधीन आने के लिए उसकी अधिकतम मासिक मजदूरी कितनी होगी?
किसी कर्मचारी के मंजूरी संदाय अधिनियम 1936 के उपबंधों के अधीन आने के लिए उसकी अधिकतम मंजूरी कितनी होनी चाहिए? तो मंजूरी संदाय 1936 के उपबंध के अधीन आने के लिए कर्मचारी की अधिकतम मंजूरी 24,000 रुपये होनी चाहिए। ठीक है, 24,000 रुपये कब कितनी होनी चाहिए? मासिक होनी चाहिए। ठीक है, मासिक, तब वो मंजूरी संदाय अधिनियम 1936 के अधीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, 24,000 रुपये। ठीक है, न्यूनतम मंजूरी अधिनियम 1948, ठीक है, के अधीन ऐसे कर्मचारी जो मात्रानुपाती काम पर नियोजित हैं, कालानुपाती काम के आधार पर मंजूरी की न्यूनतम दर सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए जो उन कर्मचारियों की दशा में लागू होगी, पारिश्रमिक की न्यूनतम दर कहलाती है। तो पारिश्रमिक की न्यूनतम दर, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रतिभूति कालानुपाती दर पर। ठीक है, प्रतिभूति कालानुपाती दर पर, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे न्यूनतम मंजूरी अधिनियम 1948 के तहत, ठीक है, खंड 3(3)B में प्रतिभूति कालानुपाती दर, ठीक है, की परिभाषा दी गई है। यह दर उन कर्मचारियों के लागू होगी जो मात्रानुपाती कार्य पर नियोजित, लेकिन कालानुपाती आधार पर न्यूनतम मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मात्रानुपाती कर्मचारी वे काम के घंटों के आधार पर एक न्यूनतम निश्चित मंजूरी प्राप्त करें। तो इसका आंसर ये होगा, आपका यहाँ आंसर बैठ जाएगा बी, प्रतिभूति कालानुपाती दर। ठीक है, सो आगे देखेंगे, एक तरफ उपबंध एक तरफ है अधिनियम, तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनको इधर देख लेंगे। उपबंध है और अधिनियम है। वसूली का जो अधिकार है वो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 1952 में, अनिवार्य बीमा उपावदान संदाय अधिनियम 1972 में, अनुसूचित नियोजन न्यूनतम मंजूरी अधिनियम 1948 में, ठीक है, और निर्वाह भत्ता औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 में, ठीक है, निर्वाह भत्ता किसमें? औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 में दिया गया। किसी वयस्क कामगार को जिसने 1 जनवरी 2022 को किसी फैक्ट्री में कार्य ग्रहण किया और वर्ष के दौरान 220 दिन कार्य किया है, स्थायी आदेश के अनुसार वर्ष के दौरान 25 दिन के लिए कामबंदी कराई गई है, वह कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान कितने दिनों की मंजूरी सहित छुट्टी का हकदार होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 11। कैसे देखते हैं? देखिए, फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार एक कामगार जो एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन या उससे अधिक काम करता है, तो उस कामगार को एक वर्ष में 20 दिन से अधिक काम करने पर एक वर्ष में 20 दिनों से अधिक काम करने पर 1 दिन की छुट्टी मिली। ठीक है, कामबंदी की अवधि को काम के दिनों के रूप में नहीं गिना जाता है। इस मामले में कामगार ने 220 दिन काम किया, जो 240 दिन से कम है। ठीक है, उसे 240 दिनों के लिए काम के लिए 220 दिनों के काम के लिए अनुपात में छुट्टी मिलेगी, तो 220/20 दिन बराबर 11 दिन। ठीक है, कामगार को 11 दिन का सवेतन छुट्टी मिलेगी। ठीक है, अब देखेंगे औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के उपबंध के अनुसार नियोक्ता को और ट्रेड यूनियन को अपील प्राधिकार के आदेश की प्राप्तियां भेजी जाने की तिथि से कितने दिनों की समाप्ति के बाद स्थायी आदेश प्रचलन में आएंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7 दिन। कितना हो जाएगा? 7 दिन। एक बार प्रश्नों को ये पूरा पढ़ देते हैं व्याख्या। औद्योगिक नियोजन, इसको स्थायी आदेश बोलते हैं। अधिनियम 1946 के उपबंध के अनुसार नियोक्ता को और ट्रेड यूनियन को अपील प्राधिकार के आदेश की प्रतियां भेजे जाने की तिथि से 7 दिनों की समाप्ति के बाद स्थायी आदेश प्रचलन में उनके आएंगे। 7 दिनों के। ठीक है, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के उपबंधों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में कितने सदस्य नाम निर्दिष्ट किए जाने होते हैं? तो कितने किए होते हैं? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन ऐड हो जाएगा 34। ठीक है, आगे देखेंगे असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के उपबंधों के अनुसार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के उपबंध के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री होगा, इसके अध्यक्ष और पदेन होंगे। ठीक है, महानिदेशक होंगे श्रम कल्याण के, सदस्य सचिव पदेन। ठीक है, केंद्रीय सरकार नाम निर्देश किए जाने वाले 34 सदस्य। असंगठित सेक्टर के 7 लोग होंगे। असंगठित सेक्टर के नियोजन का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 लोग। नागरिक समाज के प्रख्यात व्यक्ति होंगे 7। ठीक है, लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 और राज्यसभा का करने वाला 1 होगा। ठीक है, केंद्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों का
जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसके 5 सदस्य होंगे और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 सदस्य होंगे। ठीक है, तो केंद्र सरकार से संबंधित मंत्रालय के 5 और राज्य के भी 5। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या था, प्रश्न कह रहा था कि असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के उपबंधों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में सदस्य नाम निर्दिष्ट किए जाने होते हैं, तो 34। ठीक है, तो ये सब उनका पूरा डाटा कि ये जो सदस्य है वो कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि जो लोकसभा है हमारी, लोकसभा से हमारे 2 सदस्य लिए जाएंगे और राज्यसभा से 1 ही लिया जाएगा। और जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार से 5 सदस्य लिए जाएंगे और जो राज्य सरकार है हमारी उससे भी 5 सदस्य लिए जाएंगे। ठीक है, ये अगर पूछ लिया तो ऐसे ही बनेगा, बाकी जो और सदस्य हैं, मंत्री हैं वगैरह, ये इनसे इतना नहीं आएगा। ठीक है, सो आइए देखेंगे कौन सी एक योजना असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अधीन सामाजिक सुरक्षा नहीं है। तो ये जो असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा, इसके अंतर्गत काफ़ी सारी योजना भी होती हैं। तो ये 4 हम यहाँ पर योजना देख रहे हैं, उनमें से कोई एक नहीं है, तो उसमें से आपका एक नहीं है। कर्मचारी पेंशन योजना असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो जितनी भी असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आती हैं उन सबको आप देख लेना। ठीक है, बाकी आपकी ये वाली नहीं है, नहीं पूछा है। बाकी आपकी जो और दी गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, ये इसके अंतर्गत आती है। जनश्री बीमा योजना, ये भी इसके अंतर्गत आती है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, देखिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अधीन सामाजिक सुरक्षा जितनी हैं देखिए, सबसे पहले कौन सी आ गई, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय कुटुंब फायदा स्कीम, जननी सुरक्षा योजना, हथकरघा बुनकर समग्र कल्याण स्कीम, हस्तशिल्प कारीगर समग्र कल्याण स्कीम, मास्टर क्राफ्ट व्यक्तियों के लिए पेंशन, मछुआरों के कल्याण और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्कीम और उनका विस्तार, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये सब। तो टोटल 10 मैंने यहाँ पर आपको बताई, इनमें से ही पूछी जाएंगी। ठीक है, तो एक बार आप फिर से रिपीट कर लेना, एक बार हम ही कर देते हैं। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। ठीक है, राष्ट्रीय कुटुंब फायदा स्कीम, जननी सुरक्षा योजना, हथकरघा बुनकर समग्र कल्याण स्कीम, हस्तशिल्प कारीगर समग्र कल्याण स्कीम, मास्टर क्राफ्ट व्यक्तियों के लिए पेंशन, मछुआरों के कल्याण और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्कीम और उनका विस्तार, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा गठित निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सा एक कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अधीन अपीलीय प्राधिकरण होगा। केंद्र सरकार द्वारा गठित निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सा एक कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अधीन अपीलीय प्राधिकरण होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, औद्योगिक अधिकरण। कौन सा होगा, औद्योगिक अधिकरण होगा। जैसे कि यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए, जैसे कि कर्मचारी भविष्य निधि, अपीलीय अधिकरण, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। राष्ट्रीय अधिकरण, ये भी नहीं होगा। श्रम अपीलीय अधिकरण, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा, औद्योगिक अधिकरण। ठीक है, सो केंद्र सरकार द्वारा गठित औद्योगिक प्राधिकरण कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अधीन अपीलीय प्राधिकरण है। ठीक है, सो प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के उपबंध के अनुसार कोई महिला कर्मचारी अपने तीसरे बच्चे जन्म देने के लिए अपना तीसरा बच्चा, ठीक है, 2 बच्चे हैं उसके पास, ये तीसरा बच्चा। ठीक है, सो 1961 के उपबंध के अनुसार कोई महिला कर्मचारी अपने तीसरे बच्चे जन्म देने के लिए प्रसूति सुविधा के रूप में किस अधिकतम अवधि तक मंजूरी सहित छुट्टी की हकदार होगी। तो यहाँ पर हकदार होगी, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, 12 सप्ताह। कितना होगा, 12 सप्ताह। ठीक है, सो देखिए प्रसूति अधिनियम 1961 है, ठीक है, वो वर्ष 2017 में क्या कर दिया, संशोधित किया गया है, 17 में संशोधित किया गया है। ठीक है, तो प्रावधान देखिए, प्रसूति प्रसुविधा संशोधन अधिनियम 2017 के कोई महिला कर्मचारी 2 बच्चों तक अधिकतम 26 सप्ताह और 2 बच्चे हैं तो 26 सप्ताह। ठीक है, जैसे एक बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा, तो यहाँ पर उसको 26 सप्ताह और 2 से अधिक बच्चों तक 12 सप्ताह की अवधि तक मजदूरी सहित छुट्टी की हकदार होगी। ठीक है, 2 से अधिक है
2 से अधिक, ध्यान से, 2 से अधिक बच्चों तक तो 12 सप्ताह की अवधि तक मंजूरी सहित छुट्टी अवधान, और 2 कोई महिला है, ठीक है, और कर्मचारी 2 बच्चों तक, ठीक है, 2 बच्चे हैं, सिर्फ 2 ही बच्चे हैं तो सिर्फ 26 होगा, ठीक है, और 2 से अधिक मतलब तीसरा तो उसका क्या हो जाएगा 12 सप्ताह, ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना। तो 2017 में संशोधन हुआ था इसका, ठीक है। कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है, तो इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, इसको हम पूरा पढ़ें, बर्बाद करें समय, इससे पहले हम आपको सी बता दे रहे ऑप्शन नहीं है पूछा है। देखिए एक बार फिर से देखेंगे, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इस अधिनियम के उपबंध शक्ति की सहायता के बिना, उपबंध शक्ति की सहायता के बिना काम करने वाले 50 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले सहकारी सोसाइटी पर लागू नहीं होते। तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो बाकी और जो ऑप्शन उनको देख लेते हैं। इसमें परिवार पेंशन समेत पेंशन योजना के लिए उपबंध किया गया, बिल्कुल ठीक है। इसमें कर्मचारी निक्षेप सेवाबंद बीमा योजना के लिए उपबंध किया, ये भी ठीक है। इस निधि में नियोक्ता द्वारा अविदायी कर्मचारी की मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता, प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है के आधार पर होगा, ठीक है। तो आगे देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत यह अधिनियम ऐसी सहकारी समितियों पर लागू होता है जो 20 या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करती है, चाहे वह विद्युत की सहायता से करती हो या नहीं करती हो, उस सब पर यह लागू हो जाता है, ठीक है।